गुड मॉर्निंग क्लास। कल आपको मैंने वर्ण विचार में अ से अह तक और क से ज्ञ तक लिखने के लिए बताया था, आपने लिखा होगा। तो वर्ण विचार क्या है, देखिए इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा का के नियमों को जान पाते हैं, उसके रंग रूप सारी चीज़ें जानकारियाँ हमें मिल पाती है। तो व्याकरण का ही सबसे पहला अंग है वर्ण विचार। व्याकरण के 4 अंग आपको बताए थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो वर्ण विचार जो किसी भी भाषा की जड़ है, मूल है, तो सबसे छोटी इकाई है जहां से भाषा शुरू होती है। तो ठीक है, सीधे सीधे हम कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, और उस ध्वनि का जो लिखित रूप है जिसको हम कॉपी में उतार रहे हैं वह वर्ण कहलाता है। तो जो हम ध्वनि अ ध्वनि हमने की, तो अ ध्वनि को कैसे लिखते हैं वह हमें पता है व्याकरण के द्वारा, तो वह वर्ण कहलाया। ठीक है, जैसे देखिए कमल शब्द दिया हुआ है, कमल में कितनी ध्वनियां हैं, देखिए क है, अ है, म, फिर अ, फिर ल, फिर अ, 6 ध्वनियां हैं। तो ये सब वर्ण है, आया समझ में। वैसे ही जलज है, ज है, अ है, ल है, अ है, ज है, अ है, इसमें भी 6 ध्वनियां हैं, तो ये वर्ण है। तो ये सभी ध्वनियां हैं, और अब इनको हम, जैसे ये क दिया हुआ है, इस क को हम और अधिक खंडों में नहीं बांट सकते, इसको हम अब विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही इससे अ निकल चुका है। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। अ है, इसको हम 2 भागों में नहीं बांट सकते। वैसे म है, इसको भी हम नहीं बांट सकते अब। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, और इसी का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। तो हम सीधे सीधे कहेंगे मुख से उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं। खंड का मतलब होता है इनको और अधिक भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, तब वर्णमाला क्या है? तो वर्णों की एक माला क्या कहलाएगी? वर्णमाला कहलाएगी। अब देखिए वर्णमाला, वर्णों की एक माला का मतलब ये नहीं है कि वर्णों के हम कैसे भी लिख दें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वर्णों को हम कैसे भी नहीं लिख सकते। अब मैंने यहाँ पर लिखा आ, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया ई, फिर मैंने लिख दिया अ, फिर मैंने लिख दिया उ, फिर मैंने लिख दिया ओ, समझ आया? फिर मैंने बड़ा ऊ लिखा। तो ये इतने सारे वर्ण तो हैं, लेकिन हम इनको माला नहीं कह सकते हैं। माला इनको तब कहेंगे, वर्णमाला तब कहलाएगी जब वर्णों का व्यवस्थित समूह हमें मिलेगा। जैसे इस प्रकार से अ है, आ है, छोटी है, बड़ी है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। तो जब ये इनका एक व्यवस्थित रूप हमको मिलेगा, तो ये वर्णमाला कहलाता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसा नहीं, वर्णों का समूह तो ये भी है, लेकिन गलत है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आया समझ में? वर्णों के एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है जो सीक्वेंस में हो, तो क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, देखिए वर्णमाला यहाँ पर दिया है, किसी भाषा के सभी वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमिक समूह, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अंक और अह ये अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग ये मैं डिटेल में आपको फिर बताऊंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे, देखो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों को, अर्थात वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्णों के कितने भेद हैं? स्वर और व्यंजन। 2 भेद हैं वर्णों के, देखिए स्वर और व्यंजन। ठीक है, पहला स्वर है, दूसरा क्या है? व्यंजन है। आया समझ में? तो 2 भेद हैं वर्णों के, स्वर और व्यंजन। इनके बारे में भी हम जानेंगे। अब स्वर किसे कहते हैं हम ये जानेंगे। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र का मतलब है स्वर अपने आप में क्या होते हैं? पूरे होते हैं, वो उन्हें किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनका उच्चारण करने के लिए हमें दूसरों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप में बिल्कुल आत्मनिर्भर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है। किसी अन्य वर्ण की सहायता अपेक्षित नहीं होती, मतलब किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये इतने स्वर हैं। स्वरों के भेद अब हम जानेंगे। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। स्वर भी कितने प्रकार के हैं ये भी हम जानेंगे। स्वरों के कितने भेद हैं? ठीक है, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह में र लग जाता है, देखो यहाँ पर ह में यहाँ पर र लग जाता है, तो ये ह्रस्व स्वर कहलाता है। उसके बाद जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय
एक मात्र काल लगता है और जो खींच कर नहीं बोले जाते हैं उन्हें ह्रस्व कहते हैं। अब ह्रस्व छोटे स्वर जो होते हैं, शॉर्ट वॉवल्स, छोटे स्वर जो होते हैं जिनको हम फटाफट से एक झटके में बोल देते हैं, जैसे अ बोलते हैं, इ उ री, ये 4 ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल्स, मतलब इनका दुगना समय जिसमें लगेगा, ह्रस्व स्वर का दुगना समय बोलने में जिनको लगेगा उन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ का मतलब लंबा होता है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, ये 7 दीर्घ स्वर है। इसके बाद आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत और भी लंबे होते हैं, अर्थात जहां पर हम पुकारते हैं किसी को। इन ह्रस्व का 3 गुना समय जहां पर लगता है जिनको बोलने में, वे प्लुत कहलाते हैं। इनको वर्णमाला में नहीं रखा गया है, ये इनका एक चिन्ह है। ये संस्कृत के शब्दों में अधिकतर प्रयोग होता है, ठीक है। तो इनका ये चिन्ह है, ये इस प्रकार का चिन्ह है इसका, प्लुत स्वर का। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, देखो जैसे ये चिन्ह है इसका। इसका मैंने जैसे आपको कहा वर्णमाला में इसका कोई स्थान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं दिया गया है इसको भाई। इसके लिए इसको दर्शाने के लिए ये चिन्ह दिया गया है। जैसे ओम कहते हैं हम, ओ को हम लंबा खींचे तो उसके बाद हम इस चिन्ह को लगा देंगे, क्योंकि हम ओ को खींच रहे हैं। जिस अक्षर को हम खींचते हैं उसके बाद इसका चिन्ह को लगाया जाता है, फिर बाद वाला अक्षर लिखा जाता है। आया समझ में? हिंदी में साधारणतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह संस्कृत के शब्दों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हिंदी में इसका साधारणतः प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में, वैदिक का मतलब होता है जो संस्कृत थी हमारी, जो प्लुत का प्रयोग अधिक हुआ है उसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक मतलब 3 गुना समय लगता है, 3 गुना ज्यादा अधिक मात्रा लगती है इसको बोलने में, इसलिए त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ओम जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, तो इसे संस्कृत के शब्दों में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। और इसके नोट्स भी मैं आपको भेजूंगी, और जहां समझ नहीं आएगा आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।